स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, बट अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं बिकॉज कल आप लोगों का एग्ज़ाम है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 आने वाला है। ठीक है, चैप्टर 11 जो कि क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ प्रपोर्शंस। ठीक है ना, ये रेशियो और प्रपोर्शन का ही एक कंसेप्ट है जिसमें हमने रेशियो और प्रपोर्शन के ऊपर ही हमने इसे सीखा है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, सपोज जैसे हमारे पास कुछ 150 रुपीज़ है, ठीक है, और मुझे इसे दो पर्सन्स ए और बी में डिवाइड करने हैं। ठीक है, और ऐसे डिवाइड करने हैं कि इसको 1 मिलना चाहिए और इसको 2 मिलना चाहिए। सो यानी कि 1:2 रेशियो में जाना चाहिए। 1:2 रेशियो में कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 3 रुपीज़ है तो ए के पास 1 रुपीज़ आना चाहिए और बी के पास 2 रुपीज़ आना चाहिए, मतलब इसका डबल इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसमें अगर 150 रुपीज़ का अगर हमें शेयर करना है 1:2 रेशियो में, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट कि ए को जो अमाउंट मिला है, ए का जो शेयर है, शेयर ऑफ ए लेट इट बी 1 × x यानी कि x, एंड शेयर ऑफ बी क्या मान लेते हैं हम, 2 × x यानी कि 2x, यानी कि मैंने इसकी एक्चुअल क्वांटिटी मान ली। एक्चुअल क्वांटिटी क्या मान ली, एक की मान ली x और एक की मान ली 2x। अब इन दोनों का जो टोटल है वो हमें कितना गिवन है, 150 रुपीज़। सो x + 2x कितना हो गया, 150 रुपीज़। 3x इक्वल टू कितना हो गया, 150, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 150/3 यानी कि 50 रुपीज़। तो अब हमारे पास x आ चुका है। x आ चुका है तो मैं a और b का शेयर भी बता सकता हूँ। कैसे कि शेयर ऑफ a कितना है, x, जो कि किसके इक्वल आया है हमारा, 50 रुपीज़ के इक्वल, और शेयर ऑफ b कितना आया है, 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे 50, दैट मीन्स 100 रुपीज़। तो अगर मुझे 150 रुपीज़ को डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में, तो a का शेयर कितना होगा, 50, और b का कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, और हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 50 और 100 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:2 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेशियो। ये क्या था, रेशियो था। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होता है, सपोज अगर दो रेशियोज़ को अगर हमें इक्वल करना है, यही ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2, और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ये 50:100। ठीक है, तो ये दोनों जो रेशियो है ऑब्वियसली आपस में क्या इक्वल है, तो इसे अपन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 50/100 इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो 50:100 इक्वल है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन में है। किस में है, प्रपोर्शन में है with 1:2. So proportion is an expression which shows that the two ratios are equivalent. ठीक है, प्रपोर्शन जो होता है वो हमें बताता है कि दो रेशियो जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं इसी पर बेस्ड दो कंसेप्ट्स की। फर्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन, और सेकंड आता है हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन। हालांकि इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देख रखे हैं, ठीक है, बट फिर भी इनका जो बेसिक है वो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है वो क्या होता है और जो इन्वर्स वेरिएशन है वो क्या होता है। ठीक है, in the direct variation, if one variable increases, the other variable also increases. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है सो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी कि उसी पर डिपेंडेंट जो सेकंड हमारा वेरिएबल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, इसका जस्ट क्या कह सकते हैं, हम इसे उल्टा कह सकते हैं कि ये इसका जस्ट इन्वर्सली होता है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है केस, कि अगर वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, तो अदर वेरिएबल क्या होता है इस केस में, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, प्रपोर्शनली, ध्यान रखना ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है, प्रपोर्शनली होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं,
जैसे डायरेक्ट वेरिएशन का केस डायरेक्ट हम कॉस्ट और क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज पिज़्ज़ा है और ये उसका क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। सो पिज़्ज़ा अगर 1 परचेज कर रहे हैं तो रुपीज़ आ रहे हैं 100, 2 परचेज करेंगे तो कितना आएगा, रुपीज़ 200, 3 परचेज करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट भी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन देखेंगे। इन्वर्स वेरिएशन, तो इन्वर्स वेरिएशन के जैसे एग्जांपल है हमारे पास। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, आपका बजट जो है वो क्या है, फिक्स है, बजट जो है वो क्या है, फिक्स है। अब मैं कहूँ कि जो बुक है जो 100 रुपीज़ में बुक जो है 2 बुक आ जाती हैं। जैसे हमारे पास बजट जो है वो फिक्स है, सपोज 100 रुपीज़ है, तो अगर हमारे पास हमें अगर 50 रुपीज़ की अगर 2 बुक परचेज करनी है, ठीक है ना, 50 रुपीज़ में कितनी बुक्स आ जाएंगी, 2 बुक्स आ जाएंगी। 100 रुपीज़ का आपका बजट क्या है, सेम है, तो 50 रुपीज़ में कितनी बुक्स आ जाएंगी, 2 बुक्स आ जाएंगी। सपोज बुक का जो कॉस्ट है, अगर मान लो कि बुक का कॉस्ट कम हो गया यानी कि अगर मान लो 10 रुपीज़ हो गया, तो उस केस में नंबर ऑफ़ बुक कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या हुआ है, यहाँ देखो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ़ बुक है वो तो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ इन्वर्स वेरिएशन एंड दिस इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स इज प्रपोर्शनल टू वाई होता है, ये प्रपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर क्वांटिटी को दिखाने के लिए। एक्स इज प्रपोर्शनल टू वाई, दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक, यानी कि x1 अपॉन y1 इक्वल होता है किसके, x2 अपॉन y2 के। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इनका मल्टीप्लाई है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ x इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, ठीक है, x इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, यानी कि x जो होता है वो इन्वर्सली वेरिएशन में होता है y के साथ में। सो x इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। क्लियर है दोनों का फॉर्मूला। दिस इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन एंड दिस इज़ अ इन्वर्स वेरिएशन। ये क्या होता है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होता है और ये क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। दोनों पर बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मैरी परचेज 8 बुक्स फॉर 56 रुपीज़। मैरी ने 8 बुक्स को परचेज किया है 56 रुपीज़ में। जैन परचेज 12 बुक्स, हाउ मच डिड जैन पे। यानी कि जो पर बुक कॉस्ट है वो तो क्या चल रहा है, इसमें सेम ही चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 8 बुक का जो कॉस्ट है वो 56 रुपीज़ है, ठीक है। तो 12 बुक्स का कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुक्स और जो उसकी कॉस्ट है वो दोनों किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, और डायरेक्ट वेरिएशन में है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। देखेंगे इसमें, सो कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज सेम, कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या है यहाँ पे, सेम है। सो नंबर ऑफ बुक्स जो होंगी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विच अमाउंट विल बी पेड, ठीक है। जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि बुक्स जो है वो कॉस्ट के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैरी ने कितनी बुक परचेज़ की है, 8 बुक परचेज़ की है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सो एक्स अपॉन वाई will be constant, so x1 upon y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। क्लियर। तो यहाँ पे x1 किसके लिए है, जो मैरी ने बुक परचेज की है। x यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स को, और y यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। सो 8 बुक का कॉस्ट कितना था हमारे पास, 56 रुपीज़। सो यहाँ पे 12 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा, दैट मीन्स y2 लिख सकते हैं, आप इसे मैं y कंसिडर कर रहा हूँ।
सो y की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हो जाएगा 12 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 8। 8 से 56 कट हो गया 7 टाइम, 12 इंटू 7 कितना हो गया 84। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज 84 रुपीज़। क्लियर है? सो दिस इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब इन्वर्स वेरिएशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। 15 मैन जो है किसी वर्क को करने में 7 डेज लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन डू दी वर्क। तो 21 मैन अगर उसी सेम वर्क को करें, ध्यान रखना यहाँ पे वर्क क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, वर्क क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम वर्क को करने में कितने नंबर ऑफ डेज हमें ज़रूरी होंगे। तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों ने काम किया है तो वो काम थोड़ा जल्दी हो गया होगा। ठीक है ना? तो जहाँ 7 डेज लग रहे हैं उससे थोड़े कम दिन लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन चल रहा है, इन्वर्स वेरिएशन चल रहा है यहाँ पे। सो मैन एंड डेज। ठीक है, सो नंबर ऑफ मैन जब इंक्रीज होंगे तो डेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब 15 मैन है तो 7 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो जब 21 मैन होंगे तो कितने डेज लगेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? सो फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैन इंटू डेज का जो मल्टीप्लाई है वर्क के इक्वल होगा, वर्क दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो M1D1 इक्वल टू हो गया M2D2 के। M1 इज़ 15, D1 इज़ 7, M2 इज़ 21 एंड D2 हमें गिवन नहीं है। सो या तो हम X कंसिडर कर सकते हैं या D2 कंसिडर कर सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई में आ जाके क्या हो गया, डिवाइड 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 21। 3 से कट किया इसे, 3 से गया ये 5 टाइम, ये गया 7 टाइम, 7 से 7 कट हो गया, कितना आ गया 5। दैट मीन्स 21 लोग अगर इस वर्क को करेंगे तो 5 डेज में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा था, बुक्स जैसे ही नंबर ऑफ बुक्स हम इंक्रीज कर रहे थे, कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज किया तो डेज क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इन्वर्स वेरिएशन लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।